नमस्कार दोस्तों। हमारे एक मित्र हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, गजलकार हैं, अशोक रावत जी। और उन्होंने एक गजल लिखी, उसकी पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। मान लेंगे आपका जो भी इरादा हो, शर्तें क्या हैं मान्यवर ये खुलासा हो। एक तरफ गहरा अंधेरा हो, उचित है क्या? दूसरी तरफ बल्बों का उजाला हो, हम चिरागों को कभी बुझने नहीं देंगे, चाहे इनसे रोशनी कम हो या ज्यादा। तो सब ये चीज है, और इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज घुप अंधेरा है, और इस अंधेरे में काले चरित्र के लोग पूरी तरीके से आ गए, और इन काले चरित्र के लोगों ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। वो चाहे हमारी बेटियों की अस्मत हो, उनका इंसाफ हो, या फिर आपका हक हो। और आज हक हुकूक की बात हो रही है। हक हुकूक लूटा जा रहा है, आपकी जेब खाली की जा रही है, आपके पैसे से चंद लोगों को मालदार बनाया जा रहा है, और आपकी बेटियों को रेपिस्ट के हाथ में सौंपा जा रहा है। अदालतें काले कोट के आगे, उन लोगों के आगे विवश है जो सत्ता में अपनी पौबारा कर रहे हैं। ये सारे हालात जनता देख रही, और उसके बाद में इतनी निर्मम, निर्दयी, अमानवीय जनता यदि भारत में है तो यह दर्दनाक है। कहीं कोई किसी को भी मार दे रहा है, किसी के साथ भी कुछ कर रहा है। ये सारे हालात पंजाब में कल जो हुआ वो बीभत्स था। एक आतंकी घटना कोटकपुरा में प्रदीप कुमार, वो अपनी दुकान पर जाता है और अचानक 4 आतंकी आते हैं और उसे भून देते हैं, सरेआम भून देते हैं। सीसीटीवी फुटेज पे सारी चीज आ जाती है, और इन आतंकियों को हवा मिलती है। पहली घटना नहीं, इसके चंद दिन पहले अमृतसर में कमोवेश ऐसी ही घटना हुई थी, जहां सुधीर सूरी को, जो शांतिपूर्ण ढंग से बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, उनको इस तरीके से आतंकियों ने भून दिया। पंजाब आज फिर से जलाने की दिशा में चल पड़ा है, या जलाना चाहते, उस स्थिति में आ गया है। और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहां हुई, पटियाला में हुई, उसके बाद में दूसरी जगह हुई। खुद सरेआम खालिस्तान समर्थक और दूसरी चीजों के नारेबाजी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार खामोश होती है, खूब सन्नाटा होता है। एक आवाज मोदी के मुंह से नहीं निकलती है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उस सरकार के लिए उनके तरफ से कुछ नहीं आवाज आती। क्यों? क्योंकि मिला जुला खेल है। ये दो धर्म आपस में लड़ेंगे, दो धर्म के अनुयायी आपस में लड़ेंगे, डेरा और दूसरे पंथक आपस में लड़ेंगे। तो उस स्थिति में फायदा उनको होगा जो एक कट्टरपंथ के साथ है। तो कट्टरपंथ के साथ एक हिंदू कट्टरपंथी है, एक मुस्लिम कट्टरपंथी, एक सिख कट्टरपंथी, और तमाम सारे कट्टरपंथी इसका वोट मेला मुनाफा कमाएंगे, सरकारें बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। यही वजह है शायद राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकलना पड़ा। सारी संस्थाएं मर जाएंगी अगर ये हालात रहे तो। इस वजह से मैं इस यात्रा में आने वाली बात की, इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, ये मैसेज लेकर मैं चला हूँ। सवाल है सब लोग कैसे जुड़े,
इस देश को जो गुलदस्ता बना हुआ है इसको जोड़ के रखना है, तो इसको कैसे जोड़ें? तो इस यात्रा से होगा क्या? बहुत सी यात्राएं निकलेंगी और एक जागरूकता का अभियान चलेगा। इसलिए ये शुरुआत है, बड़ी अच्छी बात है इसमें। तालाब में तेज हवाएं चलती हैं, जैसे मान लो इधर हवा यूं चल रही है ना, तो सारा गंद इस कोने पे इकट्ठा हो जाएगा, तो बाकी सब जगह साफ पानी हो जाएगा। आप समझे तो इसमें मैंने बहुत कुछ कह दिया, और उस गंद को हटाने में तो सुविधा रहेगी। तो आज जब हम इस पे बात करते हैं तो इसके साथ साथ एक और चीज है, हमारी बेटियां शिकार हो रही। हमारी बेटियां कैसे शिकार हो रही हैं, इसके बड़े सारे उदाहरण मौजूद हैं। और देश की शीर्ष अदालत इंसाफ देने की बजाय उनके इंसाफ को छीन रही है। यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है, क्या हम सभ्य समाज का हिस्सा हैं या नहीं? तमाम उन राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां पर राम राज्य की बात करते हैं, नहीं मैं बात करता हूं असुर राज्य की, राम राज्य की बात करते हैं, उन राम राज्य वाली सरकारों में सर्वाधिक बच्चियों, महिलाएं, बेटियां, माता सब शिकार हो रही है, कलुषित मानसिकता का शिकार हो रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जाने क्या क्या बोलते थे, वही सबसे ज्यादा असुरक्षित है। और तीसरा, हमारे देश की जो संपत्ति है, हमारे देश का जो धन है, वो कैसे कुछ लोगों को लुटाया जा रहा है। हमसे चूसा जा रहा है और उनकी झोली भरी जा रही, और उनकी झोली भरने के लिए हर अनियमितता कायम। तो यह हालात, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक आर्थिक जो असमानता है, घृणा का माहौल है, वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से चिंता करनी पड़ती है, किस अंधेरे में दिया कौन जलाएगा, और दिया जलाएगा भी तो कैसे जलाएगा। हम चिरागों को कभी बुझने नहीं देंगे, चाहे इनसे रोशनी कम हो ज्यादा हो। तो साहब बिल्कुल सही है, मुंह छुपाकर जो है हम नहीं भागेंगे, और मुंह छुपाकर घर में वो बैठे रहेंगे क्या जिनकी मजबूरी का सड़कों पर तमाशा हो। तो आज वो मुंह छिपा के बैठे हैं, इसके बाद ये स्थिति है। तो इस पर जब हम बात करते हैं तो उदाहरण गिनाता हूं, किस तरीके से छावला, दिल्ली में छावला रेप केस हुआ, और उस केस के मामले में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सारे अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। अभियुक्त नहीं, मुजरिमों को बरी कर दिया, क्योंकि वो सजा याफ्ता। पुलिस ने चार्जशीट की थी, चार्जशीट के बाद में सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई, फांसी की सजा। हाई कोर्ट ने सुना, हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा सुना, परफेक्ट माना, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। बरी किया, कुछ तकनीकी आधार बताए हैं, मैंने जजमेंट पढ़ा, मुझे बड़ी हैरानी हुई उनको पढ़ के। यदि यही कमियां थी, अभियोजन की कमियां थी, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस अभियोजन को सजा देने की बात कही। यदि जजमेंट की कमी थी, परीक्षण निचली अदालत ने सही नहीं किया था, तो क्यों नहीं निचली अदालत के उस जिम्मेदार जज के खिलाफ उचित जो न्यायिक उसने प्रक्रिया नहीं अपनाई, उनके लिए उसको सजा देने की बात कही।
उसके लिए उसका आपराधिक रोल क्यों नहीं डिफाइन किया? और यदि हाई कोर्ट भी उसकी सही समीक्षा नहीं कर सका तो उस हाई कोर्ट के जजेस पर आपने क्या टिप्पणी? सबको बचा दे, लेकिन उस बच्ची से इंसाफ छीन लिया। उस बच्ची से जब आप इंसाफ छीनते हैं तो निश्चित रूप से जनता को उतरना पड़ेगा सड़क पर, और उतरी। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये जुल्म हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये जुल्म हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किरण बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। किरण बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। उतर रही, वो तो जवाब दे रही, आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि रोज की स्थिति है। कलेजे के टुकड़े को अपने बचाने के लिए मां तड़प रही थी। यह स्थिति है। बलात्कारियों को अदालत, सरकार रिहा कराएगी तो क्या होगा? आपने देखा गुजरात में क्या हुआ। गुजरात में जिस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, दरिंदों को रिहा किया गया, दर्दनाक था। लेकिन दुख होता है कि दिल्ली की घटना थी, वो गुजरात की घटना है। राजनीति वहां करने की बात करने वाली आम आदमी पार्टी कहीं नहीं दिखाई। कहीं उसने न प्रदर्शन में हिस्सा लिया, न इसका विरोध किया, न कोई चीज, न कोई एक आवाज नहीं निकल रही। क्यों? क्या आप भी उनके साथ खड़े? क्यों क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? कुशीनगर में एक लड़की का अपहरण करके, किशोरी थी, अपहरण करके 5 दिनों तक सामूहिक रेप किया गया। आप क्यों नहीं उस पर बोल रहे? कहां है आपका रामराज योगी जी? आप देखिए, लखनऊ में, उन्नाव के हसनगंज में एक दलित किशोरी को अर्धनग्न कर उसको किस तरीके से क्या किया गया, सड़क से ले जाकर के, और किस तरीके से उसके साथ में घटना हुई। दर्दनाक घटना है, उन्नाव की घटना है, आप जानिए। उसके बाद यूपी के उन्नाव में ही रेप के बाद में गला दबा करके किस तरीके से उसे फेंक दिया गया, आप समझिए। कानपुर में 6 साल की बच्ची को किस तरीके से ले जाकर के रेप किया गया और गंभीर हालत में वो कानपुर भेजी गई है हॉस्पिटल में, जो है। तो ये स्थिति है, इस हालत में हो। इसके बाद इस तरह की एक घटना नहीं है। घटनाओं का यदि मैं जिक्र करूंगा तो शायद मेरे पास में वक्त नहीं बचेगा। इतनी घटनाएं हो रही हैं, लड़ा जा रहा है इसके लिए, महिलाएं आ रही हैं, लेकिन क्या हमारा समाज इसके लिए खड़ा हो रहा है? कांग्रेस पार्टी ने ही जिम्मा ले रखा है कि अकेले लड़ेंगे आप, शेष कोई भी राजनीतिक दल नहीं आएगा। जो भारतीय जनता पार्टी रामराज्य की बात कहती है वो बोलेगा नहीं, और बेटियों के साथ इस तरह अन्याय होंगे। आम आदमी पार्टी जो इतनी शुचिता की बात करते हैं तो वो करेंगे, वो आतंकवाद को बढ़वाएंगे, सब कुछ कराएंगे, बाकी राजनीति की बात करेंगे, भगत सिंह की बात करेंगे, और जब उनकी हालत बिगड़ेगी, उन पे संकट आएगा तो गांधी जी में बैठ जाएंगे जाकर के। और जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो न बिल्किस बानो को बोलेंगे, न कोई और पे बोलेंगे, किसी चीज पे उनकी आवाज नहीं निकलती है, सिर्फ राजनीति के लिए, वोट के लिए निकलेगी। तो हुजूर, कौन सी राजनीति, किस तरह की राजनीति है? यदि ये राजनीति है तो इस पर मुझे शर्म आती है कि आप उस जगह बोल भी नहीं सकते, आवाज भी नहीं निकल सकती, तो आप किस बात की राजनीति करते हैं? हरियाणा में जिस तरह से हुआ वो एक देखने वाला है। जिस तरीके से एटा में 16 माह की बच्ची के साथ हैवानियत हुई, उसको कौन कहेगा? 16 माह, यानी 1.5 साल भी नहीं। आप समझिए, ये हो रहा है तो ये कौन सा नैतिक राज्य है? कौन सा राम राज्य है? कौन सा डबल इंजन की सरकार है? क्या हो रहा है? हुजूर, ये करने के लिए ये आपको मुबारक, निश्चित रूप से देश के लिए सब।
दूसरी तरफ धन की लूट मची हुई। तो एक तरफ बेटियों को लूटा जा रहा है, दूसरी तरफ धन को लूटा जा रहा है। आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता, पब्लिक सेक्टर में नहीं मिल सकता, प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल सकता, और इससे पूरे देश में डर फैल रहा है। किसानों को एमएसपी नहीं मिलती, कर्जा माफ नहीं होता, उनके दिल में डर पैदा होता है। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाता है तो पब्लिक सेक्टर में जो काम करते हैं उनके दिल में डर पैदा होता है। जानबूझ के देश में डर फैलाते हैं, इनकी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसीज हैं। नोटबंदी, जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन, और फिर ये लोग डर को नफरत में बदलने का काम करते हैं, नफरत और हिंसा फैलाते हैं। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है, हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, डर के खिलाफ, नोटबंदी, जीएसटी जैसी पॉलिसियों के खिलाफ, किसान के जो काले कानून हैं उनके खिलाफ। फायदा आपको नहीं हो रहा, फायदा किसान को नहीं हो रहा, मजदूर को नहीं हो रहा, युवा को नहीं हो रहा, फायदा सिर्फ 2-3 बड़े बड़े उद्योगपतियों को हो रहा है। इस तरीके से आप याद करिए, पिछले 3 सालों के भीतर जो हुआ है वो जान लीजिए। 3 सालों के भीतर इस देश का 4.5 लाख करोड़ रुपए के जो 2000 के नोट है, 4.5 लाख करोड़ के टोटल हिंदुस्तान के अंदर जो करेंसी है वो तकरीबन 31 लाख करोड़ की है, और उसमें 4.5 लाख करोड़ के नोट मार्केट से गायब है। किसके पास, कहां स्टोरेज, उसकी चिप कहां है? उनसे पूछिए, जो जर्नलिस्ट बताते थे चिप होगी, पता चल जाएगा कि नोट कहां है, छिपा है, जमीन के अंदर है कि वो है, और सारी चीजें पूछिए कहां है। नोट कहीं नहीं पता है आपको। क्यों पता चलेगा? क्योंकि लूट मची है। लूटने वाले लोग कौन है, यह देखने वाला है, और जब यह देखने वाला हो तो आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थितियां हैं, लूट कराई जा रही है। 13 लाख करोड़ रुपए का पूंजीपतियों का, जो चहेते पूंजीपति हैं मोदी के, उनकी पूरे माफ कर दिए जा रहे हैं, उनके कर्ज माफ कर दिए जा रहे हैं, और चंद चहेते पूंजीपतियों को दुनिया के सबसे बड़े रईस बनाने के लिए पूरी मुहिम चली हुई है। तो यह हमारे देश का अर्थशास्त्र है, और यह हमारे देश की इकोनॉमी है। इसके बूते हम 5 ट्रिलियन की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से इसको लेके अभी अमिताभ कांत ने जो कहा कि इस देश को यदि आगे ले जाना है तो निश्चित रूप से 10,000 अदानी और अंबानी और 20,000 अदानी जैसे लोगों की जरूरत है। लेकिन ये सरकार ये नहीं करना चाहेगी, ये चाहेगी कि सिर्फ ये चंद लोग रहें, क्योंकि इनके रहने से उसको पैसा मिलता है, उसी पैसे को लगा के वो चुनाव जीतते हैं, तमाम साजिश रचते हैं और तमाम सारी चीजें होती हैं। तो जब ये स्थितियां हो तो निश्चित रूप से सोचना पड़ता है कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि जो हो रहा है वो पता चलता है। गुजरात में अभी जो परसों कल तक का डाटा है उसके मुताबिक वहां पर 72 करोड़ कैश जो है पकड़ा जा चुका है। गुजरात के लिए 72 करोड़ कोई बहुत बड़ा नहीं है, और हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में भी 51 करोड़ पकड़ा जा चुका है। तो 51 करोड़ हिमाचल जैसे इतने से राज्य काहे के लिए? कि वोट खरीदने के लिए आया था। तो आज पैसा किसके पास है? कौन ये लगा रहा है, किस तरीके से करने की? ये तो कहिए वो सजग लोग जो पकड़ा दे रहे हैं, नहीं तो होता क्या, आप ये समझिए। तो इस तरह चुनाव के समय आप तमाम सारी चीजें, मोरबी हादसा करने वाला जो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है वो प्रधानमंत्री का दोस्त है। और कैसा दोस्त है? धन देने वाला दोस्त है। और धन देने वाला दोस्त है, इसलिए उस पर FIR दर्ज नहीं हुई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, वो फरार हो गया। आप समझिए, ये आपको दिया जाता है।
दूसरी तरफ जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हें जेल में डाला जाता है। याद कर लीजिए, संजय राउत अदालत ने कहा अवैध तौर पर हिरासत में रखा, किस तरीके से पी चिदम्बरम को हिरासत में रखा, किस तरीके से दूसरे और लोगों को रखा, और आज तक सबूत नहीं दे सके। आज तक आपके पास में नहीं है कि कैसे क्या हुआ। और उसके बाद सुकेश चंद्रशेखर बार बार आरोप लगा रहा है, सब कुछ करा रहा है, आज तक आपने उसके लिए एक जांच कमेटी या जांच के लिए कहीं पर भी स्थापित नहीं किया कि जो उसके तथ्य हैं, झूठे हैं, सच्चे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं कराया? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आप चाहते हैं। यह स्थितियां हैं। तो एक तरफ बेटियां, दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था, उसको आप खा लेना चाहते हैं और कुछ लोगों के हाथ में सब कब्जा। और इसका नतीजा है पूरी दुनिया में जिस तरीके से आप देखिए, अभी ट्विटर ने अपने यहां 3500 कर्मचारी निकाल दिए, मेटा ने 1300 के करीब कर्मचारी निकाल दिए, और उसके बाद में अमेजॉन ने भी निकाल दिए। और ये लगातार जो है नौकरियों से निकालने की प्रथा चल पड़ी है, और ये लगातार हो रहा है। कर्मचारियों को नौकरियां खोजने के लिए कहा जा रहा है, किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज स्थितियां खराब है। तो राहुल गांधी बिल्कुल सही कहते हैं, ये बड़े पूंजीपति रोजगार नहीं देते। प्रधानमंत्री आए, नोटबंदी की, आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, पूरा देश बैंक के सामने खड़ा था। This step has resulted in a massive inconvenience to large numbers of poor people. काले धन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी कोई गलती नहीं थी, नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का पैसा लेकर सीधा हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में डाला। The intention was to help the most corrupt people in this land change their money from black to white. करोड़ों लोगों का रोजगार नष्ट कर दिया नोटबंदी करके, देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। The way scheme of monetization has been implemented will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, and my own feeling is GDP of the country can decline by about 2 percentage point as a result of what has been done. इन्होंने दो हिंदुस्तान बनाने के लिए किया है, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा हिंदुस्तान जिसमें लाखों करोड़ लोग रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। रोजगार वो छोटे व्यापारी, वो एमएसएमई सेक्टर के लोग, वो लोग देते हैं, और उनके बूते इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है, और उन्हें आपने कमजोर किया और चंद पूंजीपतियों को मजबूत किया। वो पूंजीपति तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और उस चक्कर में वो किसी को भी नौकरी से निकालते हैं, किसी को, और उसकी भरपाई करने के लिए, उनको आप देने के लिए, उनके कर्ज माफ करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, भारी भरकम रेवड़ियां उन्हें देने के लिए आप हमारी पॉकेट से अधिक निकाल लेना चाहते हैं। यही वजह है कि जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ा है, क्योंकि आपने हमारी जेब से, हमारे खून से इंजेक्शन लगा के चूस लिया है। और 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हर महीने आपको जीएसटी कलेक्शन आ रहा है। तो यह स्थिति है। दूसरी तरफ आप देखें, तमाम कंपनियों को कैसे कब्जा कराया जाता है। रिलायंस को आपने कब्जा कराने के लिए, रिलायंस और मतलब अदानी अंबानी को कब्जा कराने के लिए फ्यूचर रिटेल में किस तरीके से क्या खेल किया है कि अब उसमें दोनों, वो कर्ज में डूबी और उससे तमाम लोग बाहर हुए, और अब ये इनके पास आ गया। इसी तरीके से दूसरे और हैं कि उनमें किस तरीके से किया जाए। मार्केट में गिरावट आती है और वो करते हैं, आप तुरंत जो है अपने लोगों को लगा देते हैं कि अडानी ने एक और बड़ी डील कर ली, 1050 करोड़ रुपए में उसने IOTL के शेयर्स खरीद लिए और उसमें वो हो गया। इसी तरीके से दूसरी और बहुत सारी चीजें। तो मोदी का जो पूरा गेम है वो किस तरीके से कुछ पूंजीपतियों पे जाकर के टिक गया है। टाटा मोटर्स और वो सारे सब किस तरीके से खेल कर रहे हैं, और उनको ये देखिए। तो ये सब जो खेल चल रहे हैं, ये खेल
ये बर्बाद कर रहे हैं। रोजगार के मोर्चे पर बैंकिंग और टेलीकॉम से उम्मीद थी, उसको भी आपने कर दिया, वहां पर भी बहुत सारी छटनी हो चुकी है, आईटी सेक्टर में छटनी हो रही है। और इसके बाद में तो हिंदुस्तान के अंदर और जो सबसे बड़ा रोजगार देने वाले पीएसयूज होते थे, भारत सरकार और राज्य सरकारों के यूनिट्स होते, तो उनकी स्थिति आपने ये स्थिति है कि आपके यहां असम की सरकार ने 8000 टीचर्स के पद खत्म कर दिए। इसी तरीके से उत्तराखंड में तमाम पद खत्म कर दिए गए, हजारों पद। इसी तरीके से हिमाचल में हुए, दूसरे राज्यों में हो रहा है। लगातार आप पद खत्म कर रहे हैं, रोजगार दे तो नहीं रहे, खत्म कर रहे हैं। तो ये स्थिति है आपकी। वहीं कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर, यह भी देख लीजिए, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर डबल इंजन की सरकारों में, यह भी एक उसके। तो ये रोजगार की भी स्थिति है कि आपके हाथ से हम रोजगार छीन लेंगे, आपसे पैसा छीन लेंगे और आपकी इज्जत भी छीन लेंगे। मोदी गवर्नमेंट ने तो ये कहा था हर युवाओं को नौकरी देंगे, हर विकलांगों को नौकरी देंगे। विकलांगों को इंसाफ चाहिए। मेरा नाम अब्दुल मुदस्सिर अंसारी है, मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस विकलांग सेल औरंगाबाद। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भारत टूटा ही करता। भारत तो 2014 में टूट गया था जब ये जातिवादी सरकार आई थी। ये जातिवादी सरकार ने हिंदू मुसलमानों को जो अलग किया, जो संविधान तोड़ने का जो काम किया, उसे संविधान बचाने के लिए भारत को फिर एक बार वही भारत बनाने के लिए जो राहुल जी ने जो मुहिम चालू की है, कन्याकुमारी से कश्मीर, तो आज वो भारत में आई है। इंदिरा जी के जमाने में विकलांगों को एक पेंशन लागू हुई थी भारत में, संजय गांधी। तो वही संजय गांधी योजना को आज यही जातिवादी सरकार ने विकलांगों के साथ नाइंसाफी करते हुए बंद करने का प्रयोग कर रहे हैं। राहुल जी के साथ जुड़ने का उद्देश्य हमारा यही है कि राहुल जी जो मुहिम लेके चले वो कामयाब हो सके। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि कश्मीर तक ये पहुंचे और इंतजार में सफल हो। विकलांगों का एक ही सपना, राहुल जी बने पीएम अपना। तो शायद इस नीति से चलेंगे, और जब आप बिल्कुल बेइज्जत हो जाएंगे, जिसकी इज्जत ही चली जाएगी, तो उस स्थिति में हम आपको भिखारी बना के लाइन में खड़ा करेंगे कि आइए 5 किलो अनाज ले लीजिए, हम 3 सिलेंडर मुफ्त दे देंगे, और ये दे देंगे, कुछ बिजली दे देंगे, कुछ और दे देंगे, और जय जय कर लीजिए आप। तो मोदी जी मोदी जी मोदी जी इस और यही स्थिति, आतंकवाद में झोंकना, सब कुछ करना, अशांति पैदा करना, इस सारे क्रम में आप लोग शामिल हैं। देश के लिए दुर्भाग्य, श्रीमती गांधी ने अपना जीवन दिया था कि देश एकता में रहे, अखंडता में रहे। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, तो आप इनको पहचानना होगा। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने हैं, जोड़ने के लिए निकले हैं, इन सारी बातों से आपको अवेयर करने निकले हैं, उनसे आकर के मिलती हैं आकर के। कौन? एनसीपी प्रमुख की बेटी, सांसद, जो सजग रहती है महिलाओं को लेकर के,
उनसे आकर के मिलते हैं उद्धव ठाकरे के बेटे, जो सजग रहते हैं युवाओं को लेकर के और उनके साथ चलते हैं, और तमाम सारे लोग चल रहे हैं। आज जजेज मिले, उन्होंने भी कहा कि हां, इंसाफ के लिए काम होना चाहिए। तो एक बड़ी अच्छी बात है और इस बात को समझने की निश्चित रूप से भारत को जोड़ने की जरूरत है और बेखौफ होने की जरूरत है। जब बेखौफ होगा, जुड़ेगा, तभी देश बनेगा, और देश बनाने के लिए बेहद जरूरी है। इसको आप जितना बेहतर, जितनी जल्दी समझें उतना अच्छा है, नहीं तो आप बर्बाद हो, आपका सब कुछ जाएगा, किसी और का नहीं। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।